हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से। इस समय हम सेट नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में सॉल्व करा, सेकंड लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से सेट नंबर 6 का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें आपको बोला हुआ है 3 खंड आपको सॉल्व करने हैं। तो इसमें जो भी खंड दिए हुए इसमें सारे खंड हम वहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला खंड है, पहला कहा हुआ है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर किनारों वाले धातु के 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक अकेला घन बनाया गया है। एक अकेला घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन का किनारा ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने घन का किनारा ज्ञात कीजिए। घन का किनारा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन में ही 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर किनारों वाले धातु के 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक अकेला घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन का किनारा आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ओवरऑल बात ये है कि आपको 3 घन यहाँ पे दिए गए हैं और 3 घन में प्रत्येक घन का जो किनारा है, एक घन जो है उसका किनारा 3 सेंटीमीटर है, दूसरा घन जो है उसका किनारा 4 सेंटीमीटर है और जो अगला घन है उसका किनारा, मतलब जो तीसरा घन है उसका किनारा जो है 5 सेंटीमीटर का है। आपको मालूम है कि जो घन होता है, घन की प्रत्येक भुजा जो होती है वो बराबर होती है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि घन जो होता है वो वर्ग से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। ठीक है, यानी कि घन में जो होता है वो सारे क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। जो भी वहाँ पे होते हैं सारे वर्ग होते हैं। और हमें मालूम है कि वर्ग की सभी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। इसलिए बोला हुआ है कि जो घन है उसकी किनारा जो है 3 सेंटीमीटर पहले घन का, दूसरे घन का 4 सेंटीमीटर और जो तीसरा घन है उसका किनारा जो है 5 सेंटीमीटर का है। तो 3 घन है, इन तीनों घन को क्या किया गया है, पिघला दिया गया है। जो 3 घन यहाँ पे दिए हुए हैं इन तीनों घन को पिघलाया गया है और पिघलाने के बाद यहाँ पे एक अकेला घन बनाया जाता है। मतलब तीनों घनों को पिघला दिया गया है। उसके बाद में उन तीनों घनों को पिघलाने के बाद आपको एक अकेला घन यहाँ पे बनाया गया है। उस घन का किनारा आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बात ये है कि जैसे अगर हम देखें एक घन आपके पास ये है, अगर आप दूसरा घन, ये चीज है ना। तो यहाँ पे 3 घन हैं। एक का यहाँ पे किनारा जो दिया गया है वो 3 सेंटीमीटर, सभी 3 का हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये वाला भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। यहाँ पे ये क्या है, इसका जो है 4 है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये क्या है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपको हमने घन बना के यहाँ पे दिखाया गया है। तो इन 3 घन को जो है वो पिघला दिया गया है।
तो इन 3 घनों को पिघलाने के बाद एक अकेला घन बनता है। उस घन का आपको क्या करना है, आपको उसी का किनारा आपको क्या करना है, मालूम करना है। तो ये चीज़ आपको अगर समझ में आ रही है तो इसको मैं इरेज करता हूँ। ये किनारे हैं सारे जो दिए हुए हैं, सारे इसके क्या है, किनारे, इसलिए इसके सभी किनारे क्या होंगे, 4 4 के होंगे, इसके सभी किनारे 5, क्योंकि वर्ग होता है ना, इसमें जो घन है उसमें क्या होते हैं, सारे वर्ग होते हैं। तो इसमें ये 4 के सारे किनारे होंगे, ये 5 के सारे किनारे होंगे, और ये इसमें जो होगा सारे 3 के किनारे होंगे। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं इनको, इन तीनों को पिघलाने के बाद एक अकेला घन यहाँ पे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले घन का आयतन, पहले प्लस दूसरे आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन बराबर नए घन का आयतन। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है नए, एक अकेले नए घन का आयतन। ठीक है, यहाँ पे एक अकेला घन यहाँ पे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, तो नए घन का आयतन। ठीक है, हमने नए घन का आयतन लिख दिया, मतलब तीनों को मिलाने के बाद नया जो घन बनता है यहाँ पे एक अकेला घन। ठीक है, उसका आयतन यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है, लिखा हुआ है। तो पहले घन का आयतन क्या होता है, आयतन जो घन होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, तो भुजा का क्यूब यानी कि जो किनारा है उसी को हम क्या बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उसका आपको तीनों जो घन है उनका आपको किनारा जो है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास नए घन का आयतन आपको क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो पहले घन की जो भुजा है यानी कि किनारा जो है वो 3 का है, तो इसका हमने क्यूब कर दिया, प्लस दूसरा जो है वो 4 है, इसका भी हमने क्यूब कर दिया। अगला जो है वो 5 है, इसका भी हमने क्यूब कर दिया। और जो नया घन है उसका आयतन जो है उसका हम भुजा क्यूब लिख देते हैं। तो भुजा का मतलब उसको हम ए मान लेते हैं, तो ए का हम क्या लिख देते हैं, क्यूब लिख देते हैं। अब ये ए कहाँ से है, ए हमने कहा जो नया घन बनता है उसकी जो किनारा है वो ए है, और यहाँ पे ये किनारा मतलब या भुजा बोलो तो भुजा का क्यूब मतलब किनारा का क्यूब हमने कर दिया। यहाँ पे वही आपको क्या करना है, यही किनारा आपको क्या करना है, मालूम करना है। तो यहाँ पे सिंपल है, 3 3 9, देखिए इसका मतलब है एक क्यूब लगा हुआ है, इसका मतलब 3 जो है वो 3 बार है, यहाँ पे 4 जो है वो 3 बार है, और 5 जो है वो भी 3 बार है, ये एक क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 3 9 3 27 प्लस 4 चौक 16 चौको 64, 5 25 25 25 पंचे 125 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं 5 4 9 9 7 16, 5 4 9 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना बच गया आपके पास, रिमाइंडर वो आपके पास एक, आपके पास क्या बच गया यहाँ पे, हासिल हो गया। ठीक है ना, 5 4 9 9 4 आपके 9 7 कितना हो जाएगा, 16। और यहाँ पे आपके पास फिर क्या बचेगा, 2 2 6 2 कितना हो जाएगा, 8 6 2 8, और यहाँ पे एक मिनट क्या करते हैं हम, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 9 7 कितना हो गया, 16 हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 5 और ये 64 और उसके बाद में 27 है ना, 5 4 9 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में आपके पास क्या बच गया, एक यहाँ पे। ठीक है, 6 2 8 8 1 9 9 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और एक और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 216 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं 216 बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इनको सभी को जोड़ने के बाद आपके पास कितना निकल के आता है, 5 4 9 9 7 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 हमने 6 लिख दिया, और यहाँ से 6 2 आपके पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 2 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और एक और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से a बराबर लिखोगे 216, और इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, इधर का हमने क्यूब हटा दिया, तो इधर हमने क्यूब रूट लगा दिया। ठीक है, क्यूब रूट लगा दिया। अब 216 का अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो
216। तो 2 का नम 2, 2 अठे 16, 2 पंछे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सते 14 और ये 3 नवा 27, 3 तिया 9, 3 का नम 3। इसका मतलब है A बराबर 2 × 2 × 2 और × 3 × 3 × 3 इसका क्यूब रूट। ठीक है, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि A बराबर यहाँ से है 1 2 तो बाहर आ गया और 1 यहाँ से 3 बाहर आ गया। तो A बराबर 3 दूनी 6 सब सेंटीमीटर है, तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब जो नया घन बनेगा, मतलब एक अकेला जो घन बनेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, अकेला घन जो बनेगा उसका जो किनारा होगा वो 6 सेंटीमीटर का होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, वो है राजहंसों के एक झुंड में से, राजहंसों के झुंड में से उनकी कुल संख्या के, उनकी कुल संख्या के वर्गमूल के वर्गमूल के 7/2 गुना तालाब के किनारे खेल रहे हैं। ये शेष 2 राजहंस पानी पर तैर रहे हैं। पानी पर तैर रहे हैं। राजहंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। राजहंसों की ये चीज, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं। क्वेश्चन में है राजहंसों के एक झुंड में उनकी कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना तालाब के किनारे खेल रहे हैं। शेष 2 राजहंस पानी पर तैर रहे हैं। राजहंसों की कुल संख्या आपको क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन आपने भी समझ लिया होगा। अगर नहीं समझे हो तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आपको इसमें क्या मालूम करना है, सबसे पहले आपको मालूम करना है कि राजहंसों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पे राजहंस जो हैं वो कितने हैं, तो इसको तो हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम पहले मान लेते हैं कि राजहंसों की संख्या कितनी है। तो देखिए, मान लेते हैं हम, माना राजहंसों की कुल संख्या यक्स है। क्या हमने माना कि जो यहाँ पे राजहंस हैं, कुल राजहंस जो हैं वो कितने हैं, यक्स हैं। कितने हैं, यक्स हैं। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना तालाब के किनारे खेल रहे हैं। कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना तालाब के किनारे खेल रहे हैं। मतलब वे राजहंस
जो तालाब के किनारे खेल रहे हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पे दी हुई है। क्या कहा हमने? वे राजहंस जो तालाब के किनारे खेल रहे हैं उनकी संख्या आपको दी हुई है। उनकी संख्या क्या है? कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना। वे राजहंस जो तालाब के किनारे खेल रहे हैं उनकी संख्या है कुल संख्या के, कुल राजहंस को संख्या हमने कितनी मानी? यक्स मानी है, तो कुल संख्या के का मतलब गुणा, तो इसका मतलब x के वर्गमूल, तो यक्स का वर्गमूल का मतलब क्या? अंडर रूट यक्स वर्गमूल के 7/2 गुना, मतलब अंडर रूट एक्स गुणे 7/2। नहीं क्लियर हुआ? देखिए समझिए, यहां पे वेर उन राजहंसों की संख्या, मैं सारी चीजें यहां पे लिख दूंगा, उसके आपको नहीं घबराना है, ठीक है? उन राजहंसों की संख्या जो तालाब के किनारे खेल रहे हैं, बराबर कितना हो जाएगा? अब यहां पे समझिए, कुल संख्या के, कुल संख्या कितनी है? यक्स है, बोलोगे ना, हमने माना हुआ है ना, कुल संख्या हमने एक्स माना हुआ है। के वर्गमूल, तो वर्गमूल का मतलब वर्गमूल अंडर रूट लगा दिया, वर्गमूल है तो ना, वर्गमूल के है ना, के 7/2 गुना, है ना। ये राजहंस जो हैं, इतने राजहंस हैं जो तालाब के किनारे खेल रहे हैं। ये अब यहां पे कहा हुआ है कि शेष 2 राजहंस पानी पर तैर रहे हैं। इतने तो क्या है? कुल में, समझिए बात, यहां पे बात समझने की कोशिश कीजिए। कुल में इतने राजहंस जो हैं वो तालाब के किनारे खेल रहे हैं। कुल में इतने राजहंस जो हैं वो तालाब के किनारे खेल रहे हैं। 2 राजहंस जो हैं वो पानी पर तैर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कुल राजहंस जो हैं ये +2, यानी कि इतने तो तालाब के किनारे खेल रहे हैं, 2 पानी पर तैर रहे हैं, तो मतलब किनारे खेल 2 तैर, इनको जोड़ तो कुल आपको मालूम जाएगा कुल राजहंस हुआ है। इनको क्लियर है? अब यहां पे आप समझिए प्रश्नानुसार, कुल राजहंस कितने हैं? यक्स है। इतनी बात क्लियर है? कुल राजहंस कितने? यक्स है। अब एक्स को आपको कैसे मालूम करना है? इतने राजहंस जो हैं वो तालाब के किनारे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो यहां पे आप, ये हमने, इतनी बात तो क्लियर है। और 2 जो हैं वो तैर रहे हैं पानी पर, तो 2 हम इसमें ऐड कर देते हैं। अरे ये तैर रहे हैं, 2 तैर रहे हैं, इतने खेल रहे हैं, तो मिला दो पूरे आपके कुल राजहंस यक्स जो हैं वो आ जाएगा। इतनी बात आपको सिंपल है, बड़े डेप्थ में सारी चीजें हमने क्लियर कर दी हैं, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको हम इस साइड लाते हैं, x - 2 अंडर रूट एक्स गुणे 7/2 हो जाएगा। इतना क्लियर? दोनों पक्षों का यहाँ पे हम वर्ग कर देते हैं, दोनों। अब कई बार बोलेंगे बच्चे, सर जी वर्ग क्यों कर रहे हो? वर्ग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाना है, इसका वर्ग करने पर। तो देखिए, दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, यहाँ पे वर्ग कर दिया। अब देखिए, ये तो क्या हो जाएगा, a - b का आपको सर्वसंख्या यहाँ पे लगा देनी है, a - b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² का मतलब 2 दूनी 4, माइनस का 2ab का मतलब 2a क्या है, x है, b जो है वो, अरे मैंने इतना लिख दिया ताकि आप समझ जाओ, ठीक है, a² प्लस b² और माइनस का 2a और b बराबर, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, मतलब यहाँ पे तो केवल क्या बचेगा, x बचेगा ये, और इसका स्क्वायर जब हो जाएगा तो 7 × 49 बटे 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक, 2 दूनी 4 और 7 × 49। अब देखिए, x² प्लस 4 और माइनस का 4x बराबर
49x/4, ये चीज़। इतनी बात आपको क्लियर है। इसका गुणा हम इसके साथ करवा देते हैं, x² + 4 - 4x × 4 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 49x हो जाएगा। अब देखिए गुणा करवाते हैं, 4x² + 4 चौक 16 - 4 चौक 16x बराबर कितना हो जाएगा, 49x हो जाएगा। सिंपल। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि 4x² - 16x - 49x को हमने इस साइड ले आया तो ये भी माइनस में हो गया, और यहाँ पे प्लस का 16 है। बस हमने क्या करा हुआ है, इसको इस साइड ले उधर 0 कर दिया, इसको हमने आगे पीछे, यहाँ पे इसको हमने पहले लिख दिया, ठीक है, और इसको हमने इस साइड ले आया और इसको हमने पीछे कर दिया हुआ है। बस इतना काम यहाँ पे करा हुआ है हमने। अब देखिए यहाँ पे 4², अब ये माइनस का 49x है, माइनस का 16x है, मतलब कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 15, माइनस में 9 × 6 = 15 और 4 × 1 = 5, 1 कितना हो जाएगा, 6, ये x हो जाएगा, प्लस का 16 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड, इसके आपको गुणनखंड विधि से इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। तो अब देखिए x² का गुणांक यहाँ पे 4 है, अचर पद जो है वो कितना है, 16 है, गुणा करवाते हो तो 16 चौको 64 हो जाएगा, मतलब गुणा कर दो, मतलब 2 नंबर आपको ऐसे खोजने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई कराओ, यानी कि गुणा कराओ तो 64 आ जाए, और उन दोनों नंबरों को जब आप जोड़ दो तो वो प्लस है ना, जोड़ दो तो 65 आ जाए। क्या काम ने, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 2 नंबर आपको ऐसे पता करने हैं जिनको आप गुणा करवाओ तो 64 आ जाए, और उन दोनों को आप जोड़ दो तो 65 आ जाए। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे अगर हम 64 एकन्नम होता है, 64 एकन्नम, यानी कि 64 को जब आप 1 से गुणा कराओगे तो 64 आएगा एकन्नम, और 1 65, सिंपल, यानी कि 1 से गुणा 64 आता, और 64 1 करते हो तो वो 65 आ जाता है। देखिए यहाँ पे के पास 8 + 6, ये चीज क्या हुआ है, देखिए 4 - हमने ब्रैकेट में माइनस प्लस का बराबर, ये चीज आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ाते हैं। शॉट लीजिए, साइड हो जाता हूँ। इरेज कर रहा हूँ मैं इस साइड। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4x² माइनस का x। अब देखो यहाँ पे ये प्लस का था, हमने ब्रैकेट में लिया तो माइनस में लिख दिया। ये यही चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी है, समझनी है। यही पे बच्चे गलती कर देते हैं, ब्रैकेट में लियोगे तो कहने मतलब माइनस के x होगा, तो माइनस के x से इसका इसके साथ गुणा करा होगा तो प्लस का 16, मतलब प्लस का 16 यहाँ पे है, इसलिए हमने करा हुआ है। यहाँ पे अगर हम 4x कॉमन कर लेते हैं तो कितना बचेगा, x बचेगा, माइनस 16 चौको 64, कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा। अगर हम वहाँ पे 1 कॉमन कर लें तो यहाँ पर भी x - 16 बराबर 0 हो जाएगा। तो x - 16 4x - 1 बराबर 0। तो x - 16 बराबर 0, या फिर 4x - 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16, या फिर x बराबर, इसको उधर भेजो तो 1/4 आ जाएगा। ये क्या है, 1/4 है। तो कहने का मतलब जो हंस हैं वो 16, और यहाँ पे 1/4, यानी कि x जो है, x हमने क्या माना था, कुल हंसों की संख्या है, 16 है, और ये 1/4 है। तो 1/4 हंस का मतलब क्या है, क्या समझे आप, हमने कहा 1/4 हंस हैं, कुल हंस 1/4 हैं, तो 1/4 मतलब समझ में नहीं आया कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ये नहीं होगी। ठीक है, 1/4 हंस क्या है,
नहीं, किसी से बोला 1/4 हंस है हमारे पास, तो 1/4 हंस का मीनिंग वो क्या समझेगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये चीज़, ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, है ना, कुछ आपके पास, यानी मतलब कोई पूर्णांक आना चाहिए तब आप काम चलेगा। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 16, ये यहाँ पे काम करेगा। मतलब जो आपके पास राजहंसों की कुल संख्या है, अतः बराबर कितनी है 16, मतलब 16 राजहंस वहाँ पे हैं। इसको आप अगर वेरीफाई करना चाहो तो इसको मैं आपको भी दिखा देता हूँ, वेरीफाई भी करके इसको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे, हमने कुल राजहंस कितने थे, x कुल राजहंस माने थे, कहा हुआ था कि कुल संख्या के वर्गमूल के 7 कितना था 7/2 गुना, और 2 जो थे वो आपके पास तैर रहे थे, ठीक है ना, इतने तो खेल रहे थे किनारे तालाब के और इतने जो है वो तैर रहे थे। तो यही x, देखो दोनों साइड बराबर आ जानी चाहिए, ठीक है। x कितना है 16 आया हुआ है, मतलब कुल राजहंस जो है वो कितना है 16, दोनों पक्ष बराबर हम दिखा देते हैं। यहाँ पे भी अब हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर गलत आपने कर दिया, मतलब जो आपने कुल राजहंस निकाले हुए हैं 16 वो गलत नहीं आ रहा। तो ये ये कितना हो जाएगा आपके पास 16 का वर्गमूल, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, तो ये 2 गुणे 7 प्लस 2, 7 दूनी 14 प्लस 2, 14 2। तो यहाँ पे हमने इसको आपको वेरीफाई करके भी दिखा दिया कि जो हमारा आंसर निकल के आया है वो बिल्कुल क्लियर है। तो बाकी इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके 3 शीर्ष A x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3 हैं। इस समांतर चतुर्भुज के चतुर्भुज के चौथे शीर्ष D के निर्देशांक x1, x2, x3, y1, y2 और y3 के पदों में ज्ञात कीजिए, के
पदों में ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है आपके पास ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये चीज़ सबसे पहले यहाँ पे है कि जो ABCD आप बनाओगे वो एक समांतर चतुर्भुज आपको यहाँ पे बनाना है, जिसके 3 शीर्ष हैं। वो A जो है वो x1, y1 है, B जो है x2, y2 है, और C जो है वो x3, y3 है। इस समांतर चतुर्भुज के चौथे शीर्ष D के निर्देशांक आपको x1, x2, x3, y1, y2 और y3 के पदों में आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब ओवरऑल क्वेश्चन हमसे ये पूछा हुआ है कि इसमें जो चौथा जो शीर्ष है यानी कि जिसे D बोला गया है उसके आपको निर्देशांक बताने हैं, और किसके पदों में, x1, x2, x3, y1, y2, y3 के पदों में आपको ज्ञात करना है। अब आप समझिए, हमने ये एक ABCD नाम दे देते हैं ABCD। ABCD हमने एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है, एक समांतर चतुर्भुज हमने यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है। अब देखिए A के निर्देशांक हैं वो x1, y1, B के निर्देशांक हैं x2, y2, C के निर्देशांक हैं x3, y3, D के निर्देशांक आपको याद करने हैं। तो D के निर्देशांक हम कुछ मान लेते हैं कि वो मान लेते हैं हम, चलिए x4 हैं और ये आपके पास क्या है, y4 है। इसका हमने मान लिया क्योंकि हमको ये ज्ञात करना ना, यानी कि आप x4 निकाल लो, y4 निकाल लो, फिर यहाँ पे आपको पुट कर देना है, बस इतना चीज हमने इसको मान। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, माना चौथे शीर्ष D के निर्देशांक x4, y4 हैं। ये चीज़ हमने क्या कर ली, लिख ली। ये देखिए क्या होते हैं, ये विकर्ण होते हैं, और विकर्ण जो होते हैं इसको हमने क्या बोल दिया, ये देखो यहाँ पे काट रहे हैं ना, O बोल देते हैं। अब ये जो विकर्ण है और ये जो O पॉइंट है, इसको यानी कि विकर्ण AC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, विकर्ण BD को भी 2 बराबर भागों में क्या कर रहा है, यहाँ पे बांट रहा है। O जो है यहाँ पे 2 विकर्ण है, एक AC है, AC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, और इस BD विकर्ण को भी O जो है 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अब यहाँ पे आप समझिए कि अगर ये बिल्कुल सेंटर पे है तो इसका मतलब है इसके जब आप यानी कि इस AC के लिए इसके निर्देशांक आप निकालोगे यहाँ पे इस पॉइंट के लिए, और इस BD के लिए जो आप निर्देशांक निकालोगे इस पॉइंट के लिए, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समझने की आप कोशिश करिए। अगर ये यानी कि AC विकर्ण के बिल्कुल मध्य में है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके जो निर्देशांक निकल के आएंगे, इसके जो निर्देशांक निकल के आएंगे वो BD यानी कि BD भी क्या है, O आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। BD जो यहाँ पे दिया हुआ है उसके अगर ये सेंटर O क्या है, सेंटर पे है यानी कि BD के, तो उसके जो निर्देशांक निकल गए उसके जो निर्देशांक निकल के आएंगे दोनों इसके लिए और इसके लिए, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पे अब हम दिखा देते हैं कैसे, यहाँ पे कैसे बराबर होंगे। अगर हम सबसे पहले यहाँ पे AC देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे विकर्ण देखिए लिख देता हूं मैं, विकर्ण AC व BD का मध्य बिंदु O है। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा कि x1, ध्यान से समझिए आप, x1 प्लस x3 बटे 2 है ना, अगर सेंटर पे है वहां पे, और पहला वाला, दूसरा क्या है, y1 प्लस y3 बटे
क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये यानी कि इसके लिए हमने निकाला यहाँ पे इसके निर्देशांक, ठीक है ना, इस AC के लिए सबसे पहले तो x1 प्लस x3 बटे 2 y1 प्लस y3 बटे 2 ये बराबर बराबर। इसके लिए भी तो सेंटर पे है तो इसके लिए भी आप निकालोगे तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे लिखोगे आप x2 प्लस 4 x2 प्लस x4 बटे 2 कामा, समझिए ना, x2 प्लस x4 बटे 2 और यहाँ पे क्या आपके पास y2 प्लस y4 बटे 2। ये चीज़ है, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए ये चीज़ यहाँ पे बराबर है ना, ये चीज़ बराबर बीच में लगा हुआ, ये चीज़ इसके बराबर है। अब आप तुलना कर दीजिए, x1 प्लस x3 बटे 2 बराबर x2 प्लस x4 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये चीज़ है y1 प्लस y3 बटे 2 बराबर हो जाएगा यहाँ से y2 प्लस y4 बटे 2। इतनी बात क्लियर है ना, मतलब ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी और ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि x1 प्लस x3 बटे 2, x2 प्लस x4 बटे 2, y1 प्लस y3 बटे 2 और y2 प्लस y4 बटे 2। ये 2 से 2 कैंसिल, इसका भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x1 प्लस x3 बराबर x2 प्लस x4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ से y1 प्लस y3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझिए आप। y1 प्लस y3 बराबर y2 प्लस y4। इतनी बात आपको क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे यहाँ पे बात करते हैं। ये काम हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो जो है इस AC के लिए भी सेंटर, यानी कि सेंटर है, मतलब केंद्र पे है, मध्य पे है कहने का मतलब, ठीक है। और यहाँ पे BD के लिए भी ये भी क्या है, मध्य पे है O, तो यानी कि दोनों के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे वाला जो होगा वो बराबर होगा दोनों के लिए। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बराबर आपको दिखा दिया है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि कोई अगर रेखा है उसका अगर कोई मध्य बिंदु आ जाता है, ठीक है ना, कोई अगर मध्य बिंदु आ जाता है तो वहाँ पे हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, वो फार्मूला वहाँ पे यूज करके उसके जो मध्य बिंदु होता है उसके निर्देशांक हम क्या कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं, और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको x4 निकालना ना, देखो D के निर्देशांक वाले मतलब x4 आपको निकालना और y4 निकालना, तो ध्यान के आप चलना यहाँ पे। अगर हम x4 यहाँ से कैलकुलेट करें तो इसको x2 को हम इस साइड भेजेंगे, तो x1 माइनस x2 प्लस, है ना, y2 को हमने इस साइड भेजा हुआ है, तो x4 बराबर x1 माइनस x2 प्लस x3। और यदि आप यहाँ से आपको y4 निकालना है तो y4 जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2 और प्लस y3 हो जाएगा आपके पास ये चीज़। तो इसका मतलब है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष D के निर्देशांक क्या हो जाएगा, वो x1 माइनस का x2 और प्लस x3 और ये क्या है y1 माइनस y2 प्लस y3। तो ये जो होगा वो निर्देशांक हो जाएगा, यानी कि x4 जो है वो क्या है, x1 माइनस x2 प्लस x3 है, और y4 अगर है तो y4 जो आपने निकाला है वो y1 माइनस y2 प्लस
y3 है। तो इसके निर्देशांक आपने निकाल लिए और हमसे क्या पूछा था, x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो देख लो ना, x1 x2 x3 y1 y2 y3 के पदों में हमने जो समांतर चतुर्भुज का शीर्ष D था उसके निर्देशांक हमने यहाँ पे पता कर लिए। तो इतनी बात आपको क्लियर है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आपको जो क्वेश्चन बताए गए हैं उन क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।